दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीएससी मेंस के लिए संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़े हुए सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बम्बई ज्वाइन कर सकते हैं। 149 पीडीएफ और वीडियो रट कर जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संविधान संशोधन संविधान संशोधन से जुड़े क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका आपको लिखना है। संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज होता है। जीवंत और गतिशील दस्तावेज होता है और जीवंत गतिशील दस्तावेज होने के कारण समय समय पे उसमें देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया विहित की गई है। भूमिका में इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम पहले ही कहें कि संविधान एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। तो जब कोई चीज जीवंत होगा, जिसमें प्राण होगा, वो निश्चित रूप से उसमें उसकी आवश्यकता अलग अलग होगी। समय समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलेगी, नए चीजों को अडेप्ट करेगा, पुराने चीज को छोड़ेगा। ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि उसमें प्राण है और जिस चीज में प्राण होगा वो निश्चित रूप से ऐसा करेगा। प्राण अगर होगा तो ऐसा करेगा ही। तो संविधान में भी प्राण है, इसलिए उसमें समय समय पर क्या होता है, उसकी आवश्यकता बदलती है। नई चुनौती, नई समस्याओं, नई आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। तो संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहला मानवीय आवश्यकता का विस्तार। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मानव के उद्भव के बाद से ही मानव की आवश्यकता समय समय पर बदलता रहा है, आवश्यकताओं का विस्तार होता रहा है। कुछ समय पहले सोशल मीडिया नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन अब एंड्रॉयड मोबाइल फोन आया है। एंड्रॉयड मोबाइल फोन आया है। 1991 से पहले संचार प्रौद्योगिकी का उतना प्रसार नहीं था, तो 1991 के बाद संचार प्रौद्योगिकी आया है, तो महिलाओं के आरक्षण की जरूरत महसूस हुई। नई लोकसभा विधानसभा में दिया जाए तो 128वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1 आरक्षण दिया गया। तो मानवीय आवश्यकता के जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे संविधान में भी बदलाव किए जाते हैं। और सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, जैसा कि जानते होंगे कि शासन का अंतिम उद्देश्य होता है, संविधान का अंतिम उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति करना। न्याय, कोई भी सरकार का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्राप्त करना। किसी भी सरकार का, विश्व के किसी भी देश या संस्था का उद्देश्य है जनता का कल्याण, उसका एम्पावरमेंट। अब इसके लिए संविधान में समय समय पर नई नई जरूरतों के लिए बदलाव जरूरी हो जाता है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना था, क्योंकि उनमें भी बहुत गरीबी है, तो उनके लिए जो है 103वां संविधान संशोधन द्वारा उनको आरक्षण दे दिया गया 10%। और नए मुद्दों को जोड़ने के लिए संविधान में बदलाव किए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि वर्तमान समय में चीजों को प्रासंगिक बनाने के लिए रिपेयरिंग की जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो वर्तमान में प्रासंगिक बनाने के लिए भी संविधान में बदलाव किए जाते हैं। अब भारतीय संविधान नम्यता और अनियमितता का मिश्रण है, ये कैसे आप जानते हैं? तो इसके पीछे 2 तर्क है कि नम्यता और अनियमितता का मिश्रण का अर्थ है कि संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत होती है। यानी जो संविधान में बदलाव की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बहुत साधारण तरीके से बदलाव किया जा सकते हैं, लेकिन कुछ को बदलने के लिए आपको बहुत कठोर रास्ता अपनाना पड़ेगा, जटिल प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रक्रिया, तो भारतीय संविधान में क्या होता है कि कुछ प्रावधानों को आप साधारण तरीके से संशोधन कर देंगे, लेकिन कुछ को संशोधन करने के लिए आपको जटिल प्रक्रिया अपनाना होगा। और जब जटिल प्रक्रिया अपनाएंगे तो चूंकि भारतीय संविधान में दोनों है,
इसलिए कहा जाता है कि जटिल प्रक्रिया को कठोर, नम्य को जो है लचीला, समझ रहे हैं, नम्य। तो चूंकि भारतीय संविधान में दोनों है, इसलिए इसको कहा जाता है कि भारतीय संविधान नम्यता अनियमितता का मिश्रण है। अब नम्यता क्या है, देखिए संविधान के कुछ उपबंध क्या होता है कि साधारण बहुमत से बदल जाते हैं। साधारण बहुमत का अर्थ है संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से। संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। मान लीजिए संसद में जो है 300 लोग हैं, तो 300 के आधा कितना होगा, 150। 151 सदस्य अगर समर्थन कर देगा एक सदन में तो फिर चेंज हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, 5वीं 6ठी अनुसूची, अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ये सब बदलाव संविधान में ऐसे प्रावधान है जिसको बदलने के लिए संसद के साधारण बहुमत से बदलाव किए जा सकते हैं, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। लेकिन संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको बदलने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और साथ साथ आधे राज्यों के अनुमति समर्थन। अब जैसे कि 7वीं अनुसूची में बदलना है, राष्ट्रपति की निर्वाचन है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या में बदलाव करना है, केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव करना है, तो उस स्थिति में कठोर रास्ता अपनाना पड़ेगा। और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मान लीजिए सदन में 543 सदस्य है, तो 543 का कितना हो गया, आधा कितना हो गया, 271, और जो 272 मान लीजिए, 271 मान लीजिए, और जोड़ एक बहुमत से होगा। सदन की कुल सदस्य का बहुमत, सदन की कुल सदस्य का 543 है, तो 543 में 271.5 होगा, तो 72 मान लीजिए, तो 72 जोड़ 1 73 चाहिए, तब जाके सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होगा। और साथ ही साथ जितना सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, अगर 300 है सदस्य सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, तो उसमें 200 का समर्थन चाहिए, समझ रहे हैं। इसके अलावा जब संसद से वो विधेयक पारित हो जाएगा दोनों सदनों से अलग अलग समान प्रक्रिया से, तब कहा जाएगा, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के पास भेजा जाएगा कि आप स्वीकृति देंगे। जब तक आधे राज्य का अनुसमर्थन प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक वह कानून नहीं बनेगा। और वो भी कानून कब बनेगा, जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी। तो भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण आप देखते होंगे, नम्यता और अनम्यता। और इसमें क्या है, कौन संशोधन शामिल होता है, तो 7वीं अनुसूची में बदलाव करना है या केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव करना है, तो उस स्थिति में 3 कंडीशन आपको पूरा करना होगा। इसके पीछे रीजन रखा गया है, चूंकि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और सरकार के 2 स्तर है, यहाँ कम से कम 2 प्रकार के शासन है, 2 प्रकार के कानून होते हैं, और 2 प्रकार नागरिकों को कम से कम 2 प्रकार के कर देने होते हैं। तो केंद्र राज्यों में संतुलन बनाने के लिए, समझ रहे हैं, यह प्रावधान जो है किया गया है, ताकि कोई सरकार आए और राज्यों से संबंधित प्रावधान को बदल न दे, क्योंकि राज्यों पर भी निर्भरता है। तो यह स्थिति है। अब भारतीय संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है। किसी भी संविधान में संशोधन की 2 प्रक्रिया होती है, एक दृढ़ प्रक्रिया, एक अदृढ़ प्रक्रिया। तो दृढ़ प्रक्रिया में क्या होता है कि संसद में प्रावधान निहित रहता है, संसद में प्रक्रिया विहित रहता है कि आपको कैसे बदलाव करना है दृढ़ प्रक्रिया में। और अदृढ़ प्रक्रिया में क्या होता है कि न्यायालय के निर्वाचन द्वारा समय के बहुत धीरे धीरे जो है एक समय के बाद जो है दिखता है, न्यायालय के निर्वाचन के बाद। तो दृढ़ प्रक्रिया में देखेंगे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी की गई है। इसमें क्या क्या है, संविधान संशोधन का प्रारंभ, जो संविधान में बदलाव होगा वह एक विधेयक के द्वारा बदलाव किए जाएंगे। विधेयक, और वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जाएगा, और संसद के किसी सदन में विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है। और विधेयक जैसा जिस संविधान की जिस प्रावधान का संशोधन होगा उसके अनुसार कुछ विधेयक साधारण बहुमत से,
कुछ विधेयक विशेष बहुमत से, जैसा जिसमें संशोधन करना हो। मान लीजिए राष्ट्रपति के छठी 25वीं अनुसूची में बदलाव करना है तो साधारण बहुमत से, समझ रहे हैं, साधारण बहुमत से। या मान लीजिए जो है केंद्र राज्य संबंध साधारण बहुमत वाला प्रावधान छोड़ दीजिएगा, तो फिर कुछ प्रावधान विशेष बहुमत से। कुछ विधेयक जो है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होगा, और उसके बाद जो अनुसमर्थन विधानमंडल की स्वीकृति और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाएगी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है, क्योंकि संविधान में साधारण विधेयक का वित्त विधेयक के मामले में क्या है, संयुक्त अगर दोनों सदनों के समक्ष असहमति हो जाती है विधेयक के पारित कराने में, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को में अगर दोनों सदनों में लोकसभा राज्यसभा में अगर मतभेद भी हो जाता है, मतभेद भी अगर होगा तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों द्वारा निहित प्रक्रिया विहित प्रक्रिया में पारित कराना होगा, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत या द्वारा, और उसके बाद वह विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, और उसमें से आधे राज्यों का जब तक विधानमंडल स्वीकृति नहीं देगा तब तक कानून नहीं बनेगा। तो यह स्थिति है विधेयक में। और अब इस प्रक्रिया में क्या है कि न्यायालय के निर्वचन से स्थापित किया जाता है। जैसे कोलेजियम व्यवस्था संविधान में नहीं था, संविधान के मूल ढांचे नहीं था, संविधान में था नहीं था, या 10वीं अनुसूची के तहत जो है अध्यक्ष का जो निर्णय है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की घोषणा है उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। तो ये सब संविधान में नहीं था। न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत जो जितने भी प्रावधान है वो न्यायालय में नहीं था और संविधान में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 का विस्तारवान किया है, बहुत सारे अधिकार आ गए हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता वाक अभिव्यक्ति में शामिल नहीं था मूल संविधान में, लेकिन क्या है कि उसको शामिल किया गया है। विज्ञापन नहीं शामिल था लेकिन शामिल किया गया है। तो दीर्घ प्रक्रिया है। अब संविधान संशोधन की पद्धति की आलोचना क्यों किया जाता है? क्योंकि राज्य विधानमंडल को देखिए, संविधान संशोधन में क्या है कि आधे राज्यों के जब संसद के दोनों सदनों के बहुमत द्वारा अलग अलग प्रक्रिया द्वारा जब पारित की जाती है तो आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन संविधान में क्या है कि प्रावधान ही नहीं है कि राज्य विधानमंडल कितना दिन में स्वीकृति देगा। इससे क्या होता है कि विधानमंडल देरी करता है जो हानिकारक है। उसके बाद संशोधन विधेयकों में अगर संसद के किसी भी सदन में अगर मतभेद हो जाए सदन के बीच, लोकसभा राज्यसभा के बीच, तो मतभेद को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। और संघात्मक शासन वाले देश में क्या होता है कि राज्यों को भी संविधान में बदलने की छूट दी जाती है, बदलाव करने की शक्ति दी जाती है। लेकिन भारतीय संविधान में राज्यों के संविधान में बदलाव करने की कोई छूट नहीं दी गई है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के रूप में संविधान संशोधन की भूमिका। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य होता है समाज के लोगों के या समाज के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए प्रयास करना। तो संविधान संशोधन में कई बार ऐसे प्रावधान संशोधन किए गए हैं जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उत्थान के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। जैसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा अनुच्छेद 15 जोड़ा गया था। इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए विशेष उत्थान की शक्ति दी गई थी राज्य को। उसके बाद जमींदारी व्यवस्था पर चोट किया गया था समाज में समानता लाने के लिए। 17वें संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार का क्रियान्वयन किया गया था। 26वें संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राष्ट्र को कुछ विशेषाधिकार था उस पर रोक लगा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार था उसको हटा के संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। 128वें संविधान संशोधन द्वारा महिला को विधानसभा राज्यसभा में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। 82वें संविधान संशोधन अनुसूचित जातियों को भर्ती के मामले में अर्हता में छूट दी गई थी। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें पिछड़ा, महिला, अनुसूचित जनजाति को के लिए सीटें आरक्षित की गई है। 61वां संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। और 50वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोन्नति में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को भी सरकारी नौकरी में शिक्षा और नौकरी में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तो इस सामाजिक परिवर्तन के रूप में आप देखेंगे तो समाज के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उत्थान के लिए तमाम जो है प्रयास किए गए हैं। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ से 42वें संशोधन और 44वें संशोधन थोड़ा देख लीजिएगा, शॉर्ट में हो सकता है तो आ जाए।